हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा मौर्य एंड वेलकम बैक टू अग्रवाल क्लासेस। तो हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा बता दिया था। मतलब ऑलमोस्ट हमने जो मेजर बेसिक पार्ट है वो ख़त्म कर लिया था। अब आगे हमें उसके प्रोसेस को ही पढ़ना है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो के लिए आ गए तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले जाके आप पहला वीडियो देख लीजिए। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में किया क्या। तो मैंने आपको कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनिज्म ए का जीन निकाल कर हम ऑर्गेनिज्म बी में डालेंगे। और हम क्यों डाल रहे हैं? बेटरमेंट के लिए, चीज़ों को और इजी बनाने के लिए, सूटेबल बनाने के लिए हम वो सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना जो ऑर्गेनिज्म ए है उससे उसका डीएनए निकालना पड़ेगा। डीएनए में जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसको हम एंजाइम से कट करेंगे और फिर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अब हम हमारे होस्ट में डालेंगे। तो अब होस्ट जो होगा हमारा, उसमें हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं उसके लिए हमें पर्टिकुलर वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा होस्ट बैक्टीरिया है, इसलिए हम जो वेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो प्लाज्मिड है। और प्लाज्मिड को कट करने के लिए भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ज़रूरत है। तो मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया था। देन एक लाइन कही थी मैंने कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करोगे, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपको अपने वेक्टर को भी कट करना होता है, जो आगे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ से हम बात शुरुआत करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पर ही ख़त्म किया था। तो मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा EcoR1। अब ये EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस बैक्टीरिया से मिला है? तो ये मिलता है हमें ई कोलाई से। ई कोलाई से एक्सट्रैक्ट किया हुआ पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय डीएनए या पार्ट ऑफ डीएनए जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। सो यहाँ से यहाँ तक मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। उसके आगे पीछे पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। तो EcoR1 का रिकॉग्निशन साइट क्या है? उसका रिकॉग्निशन साइट है 5' to 3' GAATTC। और ये जो कट है वो कहाँ पे लगाएगा? G और A के बीच में। ये बात है। तो अब हम ये रिकॉग्निशन साइट हमारा क्या करेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट के साइड में लिख देंगे। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और हमारा प्लाज्मिड या वेक्टर भी तो होगा। तो हमारा वेक्टर क्या है? हमारा वेक्टर एक प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड को भी मुझे सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना है। दैट मीन्स इसके पास भी जीन ऑफ आई मीन टू से आपका रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं रिकॉग्निशन साइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा यहाँ पर। ये रिकॉग्निशन साइट यहाँ पर है और यहाँ पर भी रिकॉग्निशन साइट होगा। सो लेट्स राइट ओके 5' to 3'। नाउ अब हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ पर कट करता है? तो वो G और A के बीच में कट करेगा। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को उसका काम करने देते हैं। उसे हम कहते हैं कि ठीक है, आप ये फ्रैगमेंट कट कर दो। तो कट करने के बाद क्या मिलेगा? पहले तो एज इट इज़ मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा आफ्टर कटिंग, राइट। एज इट इज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। इसके साइड में क्या मिलेगा? जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ से कट किया तो ये पूरा G निकल जाएगा और मुझे सिर्फ मिलेगा AATTC मिलेगा, राइट।
एंड नाउ यहाँ पर नीचे उसने यहाँ से कट किया है, तो ये पूरा ये पोर्शन निकल जाएगा और नीचे सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, जी। ओके, तो सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इस साइड आते हैं, यहाँ से कट करेगा तो पूरा ये पोर्शन निकल जाएगा और मुझे यहाँ पर सिर्फ जी मिलेगा, और नीचे यहाँ से कट करने के बाद पूरा ये पोर्शन निकल जाएगा, तो फिर मुझे नीचे क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड सी टी टी ए ए। आफ्टर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देगा, उसके बाद आपको ये पूरा चीफ फ्रेगमेंट मिलता है। बीच में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, साइड साइड में आपका रिकॉग्निशन साइट होगा जिसने स्टिकी एंड बना लिया है बिकॉज वो उस तरीके से कट हुआ है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। तो जो प्लाज्मिड है वो सर्कुलर है, और प्लाज्मिड सर्कुलर और उसके बीच में आप एक कट लगाओगे तो वो जिस प्लाज्मिड आपका ओपन हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो डीएनए का फ्रैगमेंट जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके दोनों साइड आपका रिकॉग्निशन होना चाहिए। तो यानी एक फ्रेगमेंट में आप 2 से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हो सकते हैं। पर्टिकुलरली हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट के साइड साइड में रिकॉग्निशन साइट चाहिए, बीच में चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर बीच में होगा तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ही कट हो जाएगा, तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच ही नहीं कर पाएंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट के साइड साइड में आपका रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। बट अगर हम बात करें प्लाज्मिड की या वेक्टर की, तो वेक्टर में एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। अगर वेक्टर में एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होगा तो जो वेक्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी वेक्टर टूट जाएगा, उसके 2 फ्रैगमेंट हो जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। अगर उसके 2 फ्रैगमेंट हो गए तो वो वेक्टर किसी काम का नहीं होगा। इसलिए वेक्टर में हमेशा एक ही रिकॉग्निशन साइट होगा, और यहाँ पर एक ही रिकॉग्निशन साइट है, और इसमें जी यहाँ पे कट होगा जी और ए के बीच में। आफ्टर कट कैसे दिखेगा हमारा वेक्टर, कुछ इस तरीके से। सी वेक्टर है। अब हम इसमें कट लगाने की कोशिश करते हैं। चलो, यहाँ पे कुछ कट लगेगा, तो कट लगने के बाद हमें क्या मिलेगा, कट लगने के बाद हमें मिलेगा जी पे कट लगा है, यहाँ पे जी एज इट इज़ रहेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ सी रहेगा। अब सारी चीज़ें उस साइड चली गई हैं सॉरी। तो उस साइड हमें क्या मिलेगा, उस साइड हमें यहाँ पर, हाँ यहाँ पर टी टी और ए भी होगा, टी टी ए ए। ये एक साइड की बात हो गई। उस साइड हमें क्या देखने मिलेगा, थोड़ा सा और हम इसे कट कर लेते हैं। हाँ, इस साइड हमें देखने मिलेगा ए ए टी टी सी एंड यहाँ पर जी। इतने सारे ये कट करने के बाद प्लाज्मिड इस तरीके से ओपन हो गया, और अभी आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत इजीली ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो फिट हो जाएगा आपके प्लाज्मिड में। देखो, इस प्लाज्मिड को मैं दोबारा बनाती हूँ नीचे यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपका प्लाज्मिड है इसको हम दोबारा बना लेते हैं। पर प्लाज्मिड में क्या क्या है, प्लाज्मिड में आपका होगा जी जिसने बॉन्ड बनाया है सी के साथ, टी और टी ए एज इट इज़ है, और क्या होगा ए ए टी टी सी जिसने बॉन्ड बनाया है जी के साथ। ये 2 चीज़ होगी, और ये कुछ इस तरीके से प्लाज्मिड आपका ओपन हुआ है। अब तुम इस प्लाज्मिड के अंदर सॉरी, इस प्लाज्मिड के अंदर तुम बहुत इजीली अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट कर सकते हो। देखो कैसे, पूरी चीज़ें एज इट इज़ लिख दो। यहाँ पर क्या है, ए ए टी टी सी, और सी ने बॉन्ड बनाया है किसके साथ, जी के साथ। तो एक साइड की चीज़ें हम एज इट इज़ लिख देंगे। एंड देन क्या है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास क्या है, जी जिसने बॉन्ड बनाया है सी के साथ, एंड बीच में
T सिंपल। और ऑब्वियसली इनके बीच में भी बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होता है A और T के बीच में। अगर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट और अपना अगर वेक्टर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे तो बहुत इजीली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देते हैं और फिट हो जाता है। अब बहुत इजीली आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके वेक्टर के अंदर फिट हो गया है। अब बस आपको डीएनए लाइगेज डालना है। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते ही जो जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर ये एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से अटैच हो जाएंगे। अब ये जो आपका वेक्टर है ये रेडी है बैक्टीरिया में डालने के लिए। तो इस वेक्टर को बैक्टीरिया के अंदर यानी होस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। तो अब ये हमारा वेक्टर है, इसको हम डाल देंगे हमारे होस्ट के अंदर। तो हमारा होस्ट यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर होस्ट हमारा ई कोलाई है। तो ई कोलाई के अंदर ये जो मेरा प्लाज्मिड है मैं उसे डाल दूँगी, जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। करेक्ट। अब ये सारी चीज़ें ना बहुत छोटे लेवल पर हो रही है, माइक्रो लेवल पर हो रही है, और ये सारी चीज़ें टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही हैं। तो इन सबको पता लगाना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली जो आप कर रहे हैं वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन अब इस स्टेप के बाद आप पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो वेक्टर के अंदर डाला है वो गया है या नहीं गया है। बिकॉज ये सारी चीज़ें आप टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हो, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए थोड़े बहुत टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो अब हम वो देखेंगे कैसे टेस्ट परफॉर्म करके आप पता लगा सकते हो कि एक्चुअली आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके वेक्टर के अंदर गया है या नहीं गया। उससे पहले हमें थोड़ी बहुत बातें और जाननी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो वेक्टर यूज़ किया प्लाज्मिड, फॉर एग्जांपल मैंने एक बैक्टीरिया से निकाला, उसका वेक्टर, एक बैक्टीरिया से मैंने इसका प्लाज्मिड निकाला है, उसको कट किया और वहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। तो एक बैक्टीरिया से मैंने प्लाज्मिड निकाला है सिंपली। लेकिन जो नेचुरल प्लाज्मिड होता है ना वो इतने हमारे काम के नहीं होते हैं। तो हमें क्या क्या एक आइडियल प्लाज्मिड में प्रॉपर्टी चाहिए वो हमने लिख ली, और हमने सोचा कि हम एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाएंगे और उस प्लाज्मिड के अंदर वो सारे प्रॉपर्टीज़ डाल देंगे। तो एक आपको आइडियल वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए पहले आपको पता होना चाहिए। तो एक आइडियल वेक्टर में आपको सबसे पहले चाहिए होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेंस अभी मैंने कहा जैसे कि प्लाज्मिड एक तरीके का डीएनए है। तो प्लाज्मिड, ये एक प्लाज्मिड है और ये डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेट होता है और रेप्लिकेट होने के लिए डीएनए के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओराई से ही रेप्लिकेशन शुरू होता है। हमारा डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए होता है। हमारे यूकैरियोटिक डीएनए में एक से ज़्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो कंपैरेटिवली स्मॉल है। प्लाज्मिड तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो इसको रेप्लिकेट करने के लिए इसके पास एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो ये सपोज इसका ORI है या ओराई है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू डिसाइड कि आपको प्लाज्मिड के कितने कॉपी करने हैं। थोड़ी देर पहले या फिर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक बैक्टीरिया के अंदर एक भी प्लाज्मिड हो सकता है और एक से ज़्यादा 100 भी हो सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड का नंबर है वो कौन डिसाइड करता है? तो प्लाज्मिड का नंबर डिसाइड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि पर्टिकुलर प्लाज्मिड के पास कैसा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डिसाइड करेगा कि वो कितने बार रेप्लिकेट करेगा और उसके कितनी कॉपीज़ बनेंगी। तो एक आइडियल वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आइडियल वेक्टर में होनी चाहिए वो है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट या जिसको हम रिकॉग्निशन साइट भी कह सकते हैं। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रिकॉग्निशन साइट होने चाहिए जहाँ से वो कट कर सकें। तो एक प्लाज्मिड के अंदर जितने ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगे वो प्लाज्मिड उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा वो सूटेबल होगा। उस प्लाज्मिड को हम उतने अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्लाज्मिड के पास बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट होने चाहिए, जैसे EcoR1, HindIII, CLA1, ये सारी चीज़ें रिकॉग्निशन साइट होने चाहिए। बट अगर मेरे प्लाज्मिड के ऊपर यहाँ पर EcoR1 का रिकॉग्निशन साइट है तो इसके अलावा कहीं और EcoR1 का रिकॉग्निशन साइट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर EcoR1 का सपोज रिकॉग्निशन साइट 2 जगह है, यहाँ पर भी है, तो उससे क्या होगा, 2 जगह कट लगेगा और आपका जो प्लाज्मिड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो प्लाज्मिड किसी काम का रहा नहीं। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है
उसका एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। एंड थर्ड बात जो बहुत ज़रूरी है वो है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर होना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्टेबल मार्कर एक्चुअली वो चीज़ होती है जिनसे तुम पता लगा सकते हो कि एक्चुअली तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे डीएनए के अंदर एंटर हुआ है या नहीं, अटैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स आर नथिंग बट दे आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। एंड जनरल इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को यूज़ करके आप पता लगा सकते हो कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके वेक्टर में एंटर हुआ है या नहीं। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर एक्स कैसे, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन एक्सेट्रा। ओके, तो एक आइडियल वेक्टर में हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। तो हमने एक आइडियल वेक्टर बनाया। तो पहला आइडियल वेक्टर जो हम पढ़ने वाले, जो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, जिन बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिन्हें यूज़ किया जाता है, वो है PBr322। PBr322 में ये जो PBr वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा? सी, P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड एंड BR उन साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने PBr322 को बनाया। B से बॉलिवर और R से रॉड्रिग्स। एंड 322 इज एक्चुअली अटेम्प्ट नंबर। उन्होंने कितनी बार अटेम्प्ट करके ये सक्सेसफुली ये प्लाज्मिड बनाया है। तो उन्होंने इससे पहले 322 मतलब 321 टाइम अटेम्प्ट किया था, और जब 322 वाला उनका अटेम्प्ट चला तो ये प्लाज्मिड बना जो सक्सेसफुल है। अब ये प्लाज्मिड जो एक तरीके का वेक्टर है, तो इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ होगी जो एक आइडियल वेक्टर में होनी चाहिए। सो लेट्स make that ideal vector। ओके, सो ये हमारा PBr322 का वेक्टर है। अब इसमें दो सेलेक्टेबल, पहले तो हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बना लेते हैं। उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सपोज दिस इज इट्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है। ओके, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इसके पास होनी चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। तो हम सिलेक्टेबल मार्कर बना लेते हैं। इसके पास दो तरीके का सिलेक्टेबल मार्कर है, एक होता है यहाँ पर और एक होगा यहाँ पर। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और ये होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। एंड इन सेलेक्टेबल मार्कर एरियाज़ में और इनके बाहर होते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो इनके पास आपको रिकॉग्निशन साइट भी देखने मिलेगा। तो जैसे टेट्रासाइक्लिन में दो रिकॉग्निशन साइट है, एक है BAM H1 और एक होगा आपका SAL1। देन एक है PVU1 एंड PST1। ओके, तो टेट्रासाइक्लिन पे ये दो हैं, एम्पिसिलिन के पास ये दो हैं। अब एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, उसमें तीन रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं। एक होता है इको R1 का, एक होगा CLA1 का, एंड एक होता है HIND3 का। राइट, अब ओराई के साइड में होता है ROP रीजन, और ROP के ऊपर एक और रिकॉग्निशन साइट होगा जो होता है PVU2 का। सो ये है एक हमारा आइडियल वेक्टर जिसे हम कहते हैं PBr322। सो दिस इज़ योर PBr322। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक आइडियल वेक्टर में होनी चाहिए।
तो एक नेचुरल वेक्टर में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, हमेशा ये सारी चीज़ें हमेशा एक आर्टिफिशियल वेक्टर में मिलेगी। तो फिर PBR322 एक तरीके का आर्टिफिशियल वेक्टर है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल अब क्या हुआ, मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एरिया में डाल दिया है। तो मैं क्या करूँगी, लेट्स ड्रॉ ऑन नेक्स्ट पेज। ये PBR322 है और मैंने BAM H1 से कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मैंने PBR322 में डाल दिया है। अब कौन से एरिया में डाला है, मैंने BAM H1 से कट किया, दैट मीन्स मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एरिया में डाला है। दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। और PBR322 में डाला मैंने, और कहाँ पर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एरिया में। दैट मीन्स मेरा टेट्रासाइक्लिन का जो जीन है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अब इस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन से कभी भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, या फिर ये जो प्लाज्मोडियस बैक्टीरिया में, वो बैक्टीरिया जैसे ही टेट्रासाइक्लिन के कांटेक्ट में आएगा वैसे उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसके पास उससे रेजिस्टेंस का जीन है नहीं। और यहाँ पे हमारा एम्पिसिलिन तो है ही, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। एंड इसके पास 2 रिकॉग्निशन साइट है, PVU1 एंड PST1। अब मैं पूरा नहीं बना रही, बट अब हमें समझना है कि अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट हो गया है तो ये बात हम कैसे पता लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट हो चुका है, जिसके वजह से टेट्रासाइक्लिन का जीन डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्या होता है, जैसे हम वेक्टर को कट करते हैं, वेक्टर विदाउट जीन ऑफ इंटरेस्ट वापस से बंद हो जाता है, क्योंकि उसके पास स्टिकी एंड्स होते हैं। एंड स्टिकी एंड जैसे भी कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री मिले वो तुरंत बॉन्ड बना लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके वेक्टर के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जाए, कभी कभी जाता है, कभी कभी नहीं जाता है। तो आपको 2 सिनारियो मिलेगा कि आपके वेक्टर के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है। तो जब आपके वेक्टर के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। सो सच वेक्टर इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। लेकिन एक इमेजिन करो, एक वेक्टर है जिसको काटा गया, लेकिन वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिए बिना ही अंदर बंद हो गया। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है। अब इनको मैंने बैक्टीरिया के अंदर डाला, तो बैक्टीरिया के अंदर डालने के बाद क्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया के अंदर हर एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है वो चला जाए। तो हमें 3 तरीके के कंडीशन मिल सकते हैं जब आप इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डालने की कोशिश करोगे। तब पहला कंडीशन ये होगा कि बैक्टीरिया आपका या प्लाज्मिड आपके बैक्टीरिया में चला गया है, तो ऐसे बैक्टीरिया को आप ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया कह सकते हो, क्योंकि एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो अगर आपके बैक्टीरिया में कोई भी प्लाज्मिड नहीं गया है तो वो बैक्टीरिया कैसा होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। अगर बैक्टीरिया चला जाए तो हम मुझे क्या कहेंगे कि ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, तो दीज आर ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। लेकिन ये भी क्वेश्चन है कि अगर बैक्टीरिया के अंदर कोई प्लाज्मिड जा रहा है तो वो प्लाज्मिड कैसा है, क्या वो प्लाज्मिड नॉन रिकॉम्बिनेंट है या फिर क्या वो प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट है। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर ऐसा प्लाज्मिड जा रहा है जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो उसे कहेंगे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर बैक्टीरिया के अंदर ऐसा प्लाज्मिड जा रहा है जो रिकॉम्बिनेंट है उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और यहाँ पे काम हमें हमेशा रिकॉम्बिनेंट वाले से ही है। ये 3 सिनारियो मिलेंगे। फर्स्ट,
सेकेंड एंड थर्ड। तो हमारे काम का सिर्फ एक ही है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। अब ये बात हमें कैसे पता लगेगी, तो हम क्या करेंगे, ये जो अभी हमने वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया है PBr 322, इसको हम ग्रो करेंगे कल्चर में अगार प्लेट पर। अगार प्लेट क्या होता है या पेट्री प्लेट क्या होता है कि एक प्लेट होता है, उसके ऊपर आप एक न्यूट्रिएंट मीडियम रखते हो और यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडियम वो अगार होता है, और अगार के ऊपर आप थोड़ा सा बैक्टीरिया डाल दो तो बैक्टीरिया की कॉलोनी बनती है। तो अगार के ऊपर बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, पेट्री प्लेट लेंगे, ये आपका पेट्री प्लेट है, और इसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो होने दे दिया तो ऐसे कुछ कॉलोनीज बन जाएंगी। अब ये बैक्टीरियल कॉलोनी है। अब बैक्टीरियल कॉलोनी में 3 तरीके के ही बैक्टीरिया हो सकते हैं, या तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, या तो ट्रांसफॉर्मेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट में भी कौन सा होगा आपका, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। तो आपको तीनों में से पहचानना है कि आपका रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, क्योंकि वही आपके काम का है। तो जो इस तरीके से कॉलोनी ग्रो हुई है, सबसे पहले अगर आपने अपना जीनोफिल्टर टेट्रासाइक्लिन में डाला है तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एंटीबायोटिक डालोगे, एम्पिसिलिन डालोगे। सबसे पहले यू विल ऐड एम्पिसिलिन ऑन इन दिस पेट्री प्लेट। जैसे आप एम्पिसिलिन ऐड करोगे, इस कॉलोनी में से कौन से किस तरीके के बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो ऐसे तरीके के बैक्टीरिया मर जाएंगे जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का जीन है ही नहीं। तो जनरली आपका जो बैक्टीरिया मरेगा यहाँ पर वो होगा आपका बैक्टीरिया नंबर 1, क्योंकि इसके पास किसी भी तरीके का रेजिस्टेंट का जीन नहीं है। अब सक्सेसफुली तुमने एक बैक्टीरिया को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब तुम क्या करोगे, जैसे सब एक ग्रुप की डेथ हो गई है यहाँ पर पर्टिकुलर, कुछ मरेंगे यहाँ पर क्योंकि हमने उनके अंदर एम्पिसिलिन डाल दिया है। सपोज ये ऐसे कुछ ग्रुप मर गए, ये थे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब हमें पता लगाना है ट्रांसफॉर्मेंट। वो पता लगाने से पहले मैं एक दूसरी पेट्री प्लेट बनाऊंगी जो इसकी रेप्लिका होगी एग्जैक्ट इसी तरीके से। उसमें हम ऐड करेंगे, शिट क्या हो गया, काम नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक रेप्लिका बना लेंगे, रेप्लिका प्लेट। मतलब जहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं वैसे एग्जैक्टली सेम ग्रो करने वाले यहाँ पे हम कॉलोनी बना देंगे। सेम उसको उठा के जहाँ पर वो ग्रो किया सेम ऐसी कॉलोनी हम बना देंगे। अब इस पहले वाले पेट्री प्लेट में हम वापस से अपना जो दूसरा एंटीबायोटिक है वो डालेंगे, जो है टेट्रासाइक्लिन। और टेट्रासाइक्लिन डालते ही एक और ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया मर जाएगा। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, ये फर्स्ट वाला तो मर चुका है, तो सेकेंड और थर्ड में से कौन सा बैक्टीरिया मर जाएगा, किसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारे थर्ड वाले के पास टेट्रासाइक्लिन का जीन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो जो थर्ड वाला बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, उसकी डेथ हो जाएगी। और तब हम समझ पाएंगे कि जो थर्ड ग्रुप कुछ जिस बैक्टीरिया की भी डेथ हुई है वो थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता था, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और सपोज यहाँ से डेथ हुई है, यहाँ पर से डेथ हुई है कहीं पर, तो हम समझ जाएंगे कि जो पार्ट में डेथ हुई है हमने पहले से रेप्लिका बना लिया, उस पार्ट के एक्चुअली जो बैक्टीरिया क्या थे वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट थे। तो इस तरीके से आप सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करके ये पता लगाते हो कि अपने अपने वेक्टर में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया है वो एक्चुअल में इंसर्ट हुआ है या नहीं। ये काम होता है सिलेक्टेबल मार्कर का। तो यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर का रोल किसने निभाया है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में। हमें एक और वेक्टर पढ़ना है जो आर्टिफिशियल है, PUC। PUC का फुल फॉर्म है प्लाज्मिड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। आज का ये लेक्चर पढ़ो, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।